हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका किशोर सर और बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है न्यूक्लिक फोरम। जैसे कि आपको पता है हम सेशन वाइज थर्मोडायनामिक्स इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। अब आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है एक नया टॉपिक, और ये नया टॉपिक क्या है उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है। मुझे पता है कि आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, बट मेरा एक वो साइटिका का प्रॉब्लम होने की वजह से मैं ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। बहुत तकलीफ़ हो रही है, अभी भी तकलीफ़ है, पर मैं रोक नहीं पा रहा हूँ खुद को। मैं आपका लॉस नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँ ताकि आपके आइडियाज़ क्लियर हो सके और एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। तो अगर डे बाय डे थोड़े से वीडियोस लेट हो रहे हैं तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। मैं इसके लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो प्रॉब्लम है। मैं ऑपरेट नहीं होना चाहता, खुद को नहीं ऑपरेट करना चाहता हूँ हॉस्पिटलाइज होके, क्योंकि वो काफ़ी लंबा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो थोड़ा सा इतना एडजस्ट कर लीजिएगा। एक बार ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो फिर वो रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ, थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे थ्योरी पोर्शन के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। ये टॉपिक का नाम है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हाँ, मैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी लिख सकता हूँ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के साथ, बट मैं वो लिखूंगा नहीं। रीज़न क्या है? क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का हमें उतना कुछ खास काम नहीं है, ठीक है। अब चलिए जानते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है। देखिए, अब आपके सराउंडिंग में ऐसी कोई रिएक्शन जो खुद ब खुद होती है, द रिएक्शन विच कैन ऑकर बाय इट्स ओन, ऐसी रिएक्शन जो खुद ब खुद होती है उस रिएक्शन को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है और ये खासियत है, उसकी स्पेशलिटी है कि वो बगैर कोई एनी एक्सटर्नल एनर्जी या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए ये प्रोसेस अपने आप होती है। तो ऐसी प्रोसेस जो अपने आप हो, खुद ब खुद हो, दैट इज नोन एज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो थ्योरी में आप इसका डेफिनेशन कैसा लिखेंगे? द रिएक्शन विच कैन ऑकर बाय इट्स ओन विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स और विदाउट सप्लाइंग एनी एक्सटर्नल एनर्जी। तो ऐसी प्रोसेस जो खुद ब खुद हो, जिसको बगैर कोई एनर्जी दिए भी वो काम चल सकता है, तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो क्या लिखेंगे हम? द प्रोसेस विच कैन ऑकर्स बाय इट्स ओन, ऐसी प्रोसेस जो अपने आप हो। पर इसमें एक बात है, वो क्या? कि आपको कोई भी एनर्जी और कोई भी फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। द प्रोसेस विच कैन ऑकर बाय इट्स ओन विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स और विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसके दो टाइप्स है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दो टाइप्स है, डेफिनेशन आप जरा लिख लीजिएगा। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दो टाइप्स है। कितने कहा मैंने? दो। पहला, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विथ इनिशिएशन, ये जो सिंबल है ना, ये विथ का है, ठीक है, डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं। एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विदाउट इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है? शुरुआत, स्टार्टिंग, बिगिनिंग, आगाज। बढ़िया। सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विथ इनिशिएशन एंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विदाउट इनिशिएशन। अब इसका मतलब क्या है? सुनिए, इनिशिएशन का मतलब क्या होता है ना, शुरुआत। मैंने यहां पर लिखा है विथ इनिशिएशन का मतलब क्या? ऐसी रिएक्शन जो खुद ब खुद तो होती है, बट उसको इनिशियली आपको थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, इनिशियली आपको एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी होगी, उसके बाद वो रिएक्शन अपने आप होगी, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए सुनिए, ये तो बहुत अच्छे से पता है आपको, बर्निंग ऑफ कोल है ना, कोयला जलता है ना, कार्बन प्लस O2 गिव्स यू CO2। अब ये क्या है? कोयला, यानी COAL। चलिए कोयला पकड़ लिया, कार्बन, ठीक है ना। आप ये भी पकड़ सकते हैं क्या? चारकोल। तो बर्निंग ऑफ कोल, इसमें क्या होता है ना, कोयला अपने आप नहीं जलता है,
अब वो अपने आप नहीं चलता, बट आपने एक बार ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट सप्लाई कर दिए, तो ये रिएक्शन को स्टार्टिंग में आपको हीट सप्लाई करना है, उसके बाद में ये रिएक्शन अपने ही खर्चे से पूरा रिएक्शन को कंप्लीट करते हुए जाएगा। सो व्हाट इज मीन बाय स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विथ इनिशिएशन? Spontaneous process with initiation means the process which can occur by its own but initially require some external force or initially require some external energy, and after that process will get completed by their own cost. सुने आपने अच्छे से मैंने क्या कहा? वीडियो को रिवाइंड करिए या फिर से मैं बता रहा हूँ, सुनिए। Spontaneous process with initiation means the process which can occur by its own but, बोलिए मेरे साथ, but initially require some external force or some external energy, and after that reaction will get completed by their own cost. ठीक है, रटा रटाया ज्ञान होता है, हर साल हम यही पढ़ाते ना, याद हो जाता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल हो गया। चलो और एक एग्जांपल देता हूं। ये रिएक्शन तो कॉमन है, H2 प्लस हाफ O2 गैस। बोलिए स्टूडेंट्स क्या मिलेगा? यू विल गेट H2O लिक्विड। ठीक है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। अब ये रिएक्शन होने के लिए आपको क्या करना होता ना, इलेक्ट्रिक स्पार्क देना होता है। आपको इनिशियली इलेक्ट्रिक स्पार्क देना होता है हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करने के लिए। आफ्टर दैट रिएक्शन विल गेट कंटिन्यूसली एंड विल गेट प्रोसीड ऑन। एक बार आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को इलेक्ट्रिक स्पार्क से गुजारा या फिर उसको थोड़ा सा चार्ज किया, करंट पास किया, उसके बाद में ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी, वाटर मिलता रहेगा, कंटिन्यू मिलता रहेगा। आपको कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये हुआ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विथ इनिशिएशन। अब दूसरा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विदाउट इनिशिएशन। अब इसमें विदाउट इनिशिएशन का मतलब क्या? एंडिंग में देना है कुछ? नहीं, स्टार्टिंग में ही जरूरत नहीं पड़ी तो एंडिंग में क्यों देना है? केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर थोड़ी पढ़ रहे हैं हम कि कैटलिस्ट डाले बाद में एंडिंग में कुछ होगा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में विदाउट इनिशिएशन का मतलब ये रिएक्शन प्योर स्पॉन्टेनियस है, ऐसा बोल सकते हैं आप। चलो मैं आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, अच्छे से सुनिए। जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस है सब स्पॉन्टेनियस है और वो आती है विदाउट इनिशिएशन की कैटेगरी में। यानी ऐसी प्रोसेस जिसको आपको एक्सटर्नल एनर्जी या फिर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप होगा। एग्जांपल बताऊं मैं आपको, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, है ना, समुद्र से हो, नदी से हो, तालाब से हो, झरने से हो, कहीं से भी आप ओपन वेसल क्यों ना ले, तो ओपन वेसल से अगर वहां से वाटर अपने आप इवेपोरेट हो रहा है तो आपने तो हीट सप्लाई नहीं किया ना। अगर आप हीट सप्लाई करते तब जाके वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती, वो स्पॉन्टेनियस नहीं होती क्योंकि आप सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं नेचुरल प्रोसेस की बात कर रहा हूं। तो आपने अगर ओपन वेसल में पानी रखा है 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर जितना भी है, कुछ देर के बाद में वो अपने आप इवेपोरेट हो जाता है क्योंकि वो क्या करता है, सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है, पहला। दूसरा, शुगर को पानी में ऐड करिए, वो अपने आप डिजोल्व होता है। आप थोड़ा सा स्टर करते हैं ताकि वो जल्दी डिजोल्व हो जाए इसलिए, अदरवाइज आप अगर उसको 10 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए अगर छोड़ देना तो 1 चम्मच शक्कर पानी में डाल दीजिए, वो अपने आप डिजोल्व होकर आपको शुगर वाटर बना के दे देगा। ये प्रोसेस क्या है, अपने आप हुई, आपने एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई नहीं किए। सो दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विदाउट इनिशिएशन। इट मीन्स द रिएक्शन विच कैन ऑकर बाय इट्स ओन विदाउट सप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स और विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल एनर्जी वगैरह। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विद इनिशिएशन एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विदाउट इनिशिएशन। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के ना कुछ कैरेक्टर्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए ज़रा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका ना डिस्क्रिप्शन दिया है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। चलिए, अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, कैरेक्टर्स। कितने? अब 2 मार्क है तो कम से कम 4 पॉइंट तो बताने होंगे। और देखिए अगर 5वां पॉइंट आ जाता है तो, पहला,
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एक बहुत खास बात है, ठीक है, और हालांकि आप ये डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की खास बात ये है, पहला पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। मीन्स अगर आपने 2 वेसल लिए वाटर के, ठीक है, अब यहां से अपने आप इवेपोरेट हो रहा है और तब जाके एक ट्यूब से आपने उसको कनेक्ट किए है, तो ये इवेपोरेशन तब तक चलेगा जब तक राइट एंड लेफ्ट साइड के वेसल से इक्वल क्वांटिटी में वाटर के मॉलिक्यूल इवेपोरेट नहीं हो जाते। अच्छे से समझिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तब तक चलते रहेगी जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस प्रोसीड टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन वेयर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तब तक होता है जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता है, ठीक है ना, पहला। दूसरा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये फास्ट भी हो सकती है और ये स्लो भी हो सकती है। फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन आप नहीं करते कुछ, वो अपने आप चल रहा है, और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रोसेस है, वो 1 साल 2 साल भी लग जाते हैं। तीसरा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई या फिर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तीसरा, ये मेरा फेवरेट है, सॉरी चौथा पॉइंट है ना, हाँ ये मेरा सबसे फेवरेट है, और वो कौन सा है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर इक्विलिब्रियम अचीव होगा। देखिए मैंने इसके पहला जो पॉइंट बोला ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तब तक होगी जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता, ये पॉइंट कुछ और कहता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उसी डायरेक्शन में जाएगी जब तक इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में अचीव नहीं होता। देखिए मुझे पता है आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, समझने की कोशिश करिए मैं क्या बोल रहा हूं। पहला पॉइंट, हम ना एक काम करते हैं, हम ना मुद्दों को क्लियर करते हैं। पहला मुद्दा क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस शुरू हो गई, आपको पता है कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है? नहीं, जहां कहीं पे भी जाए। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तब तक नहीं रुकती जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है फिर वो प्रोसेस वहां पर रुक जाएगी। ठीक है, यह है आपका पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है जिस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव होना होता है। नहीं तो कोयला जलने के बाद में राख ही क्यों बनता है? क्योंकि कोयले को पता है कि मैं अगर राख बनूंगा तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी, राख से कोयला नहीं बन सकता। समझ में आया ना? तो इक्विलिब्रियम में आने के बाद प्रोसेस रुक जाएगी, ये पहला पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर इक्विलिब्रियम आने के चांसेस है। समझने की कोशिश करिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तब तक नहीं रुकेगी जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर इक्विलिब्रियम आने के चांसेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड लास्ट पॉइंट देखिए, 5 पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। लास्ट पॉइंट, और ये सब डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरा पढ़िएगा वहां से। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट क्या है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को आप रिवर्स नहीं कर सकते। हाँ ऐसा बोलिए आप, कंप्लीटली रिवर्स नहीं कर सकते, कंप्लीटली रिवर्स नहीं कर सकते, बरोबर? ठीक है, ये हुआ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के कुछ कैरेक्टर्स। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं। ओके, चलिए तो अब पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या? हाँ, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें सेकेंड लॉ गिव्स फ्री एनर्जी पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एनर्जी का रिलेशन। ठीक है, अब कोई भी रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड होती है, ये कौन कह रहा है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। किसने कहा? ये हम एंट्रांस पोर्शन में डिटेल में पढ़ेंगे, पर फिलहाल स्टेट बोर्ड के हिसाब से इसको याद रखिए। बहुत 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 ही कॉम्प्लिकेटेड ये पोर्शंस है, यानी सेकेंड लॉ हो गया, थर्ड लॉ हो गया, गिव्स फ्री एनर्जी हो गया, स्पॉन्टेनिटी है वगैरह, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पोर्शंस है। इसको छोटे छोटे टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ेंगे ना तो बहुत आसान रहेगा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एनर्जी का क्या रिलेशन है, ज़रा सुनिए।
देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये जो होती है ना, ये उस डायरेक्शन में जाती है जहां पर एनर्जी कम है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस प्रोसीड टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन वेयर एनर्जी इज लोवर्ड, ठीक है। चलिए सुनिए अभी एग्जांपल। मान के चलिए आपने एक रिएक्शन किया NaOH एंड HCl का। अब मैं ये रिएक्शन पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन है, आप 8वीं 9वीं 10वीं में, ये 8th स्टैंडर्ड 9th में 10th में पढ़ चुके हैं, जाने दीजिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों का। सो व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इट विल गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन में जब HCl NaOH के साथ में रिएक्ट होता है, यहाँ से हीट इवॉल्व होती है। अब हीट इवॉल्व होना इसका मतलब डेल्टा H का निगेटिव आना हुआ, राइट। अब डेल्टा H निगेटिव आता है, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हुई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जब आप HCl का रिएक्शन NaOH के साथ में कर रहे हो तो ये रिएक्शन तो अपने आप हो रही है ना, आप कर रहे हो। HCl को आप बोल रहे हो जा रिएक्ट हो, कैटलिस्ट ऐड करना पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। हीट सप्लाई करना पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। HCl जैसे NaOH सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया, सॉल्ट एंड वाटर मिल गया। So when you will get salt and water, this process is a spontaneous process and you don't need any external energy to apply or to supply them. तो ये प्रोसेस तो अपने आप हो रही है। इसका मतलब क्या? अब अच्छे से सुनिए जो मैं बोलने वाला हूं। इसका मतलब ये समझ में आता है कि हर वो रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है या फिर हर वो रिएक्शन जो हीट का लॉस करता है वो स्पॉन्टेनियस है। समझ में आया? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। हर वो रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर हर वो रिएक्शन जो हीट को लॉस करता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है कि हर वो रिएक्शन जिसका डेल्टा H निगेटिव है, सुनिए अच्छे से, हर वो रिएक्शन जिसका डेल्टा H निगेटिव है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और हर वो रिएक्शन जिसका डेल्टा H पॉजिटिव है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ऐसा मीनिंग होगा उसका। देखिए मुद्दे से मुकरिए मत, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, जरा फोकस करिए। हर वो रिएक्शन जिसका डेल्टा H निगेटिव है, इसका मतलब वो रिएक्शन ने हीट का लॉस किया, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उसी डायरेक्शन में जाती है जिसका एनर्जी लो है। तो अगर ये रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिल रहा है उनका एनर्जी अगर लो है तो HCl और NaOH का रिएक्शन होना बनता है, वो रिएक्ट होंगे और वो अपने आप होंगे, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाएंगे। इससे भाई एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर होती है कि अगर कोई भी रिएक्शन जिसका डेल्टा H निगेटिव आता है यानी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रहती है तो उसका डेल्टा H निगेटिव आना या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहना वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यही दर्शाता है। क्लियर? सो ऑल रिएक्शन हैविंग डेल्टा H निगेटिव आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, हम ये बोल सकेंगे। बट दो एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, अच्छे से सुनिए। दो एग्जाम्पल। पहला, क्या आप मुझे बता सकते हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर, है ना, इवेपोरेशन ऑफ वाटर कहां से? पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सी, ओशियंस वगैरह। अब पानी का इवेपोरेशन होना, बाष्पीभवन, है ना, ठीक है। तो पानी का इवेपोरेशन होना ये प्रोसेस अपने आप हो रही है, बट वो सराउंडिंग से हीट तो एब्सॉर्ब कर रहा है ना। सो इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड यू विल गेट H2O गैस फ्रॉम H2O लिक्विड। दिस रिएक्शन कंप्लीटेड व्हेन H2O लिक्विड एब्सॉर्ब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। तो जब H2O लिक्विड एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा तो ये एनर्जी आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में तो मिलेगी ना। इसका मतलब ये रिएक्शन ऐसी है जिसका डेल्टा H तो पॉजिटिव है, ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, पर ये तो अपने आप हो रही है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यार, डेल्टा H का निगेटिव होना स्पॉन्टेनियस है या डेल्टा H का पॉजिटिव होना स्पॉन्टेनियस है, समझ में नहीं आ रहा है। तो डेल्टा H का निगेटिव होना स्पॉन्टेनियस है या फिर डेल्टा H का पॉजिटिव होना स्पॉन्टेनियस है, पता नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन भी अपने आप हो रही है और इसका डेल्टा H निगेटिव है, और ये रिएक्शन भी अपने आप हो रही है और इसका डेल्टा H तो पॉजिटिव है। अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस? सेकंड एग्जांपल।
सेकेंड एग्जाम्पल सुनिए, आप ये इवेपोरेशन, हाँ ठीक है, NaCl को ना आप वाटर में डालिए, क्या मिलेगा? NaCl एक्वस, यानी सॉल्ट पानी में डिजोल्व हो गया, बट वो अपने आप डिजोल्व नहीं होता, वो सराउंडिंग से हीट को एब्सॉर्ब करता है। अब सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब करना यानी डेल्टा H का पॉजिटिव रहना एंड NaCl का पानी में अपने आप घुल मिल जाना, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब ये रिएक्शन तो ऐसी है जिसमें डेल्टा H पॉजिटिव आता है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मेरे पास में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसका डेल्टा H निगेटिव है फिर भी स्पॉन्टेनियस है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसका डेल्टा H पॉजिटिव है फिर भी स्पॉन्टेनियस है। तो ऐसे में कैसे डिसाइड करेंगे हम? तो इससे एक बात तो साबित होती है, क्या कि डेल्टा H का पॉजिटिव होना एंड डेल्टा H का निगेटिव होना, दीज टू reactions are not sufficient to decide the spontaneity of the reaction। समझा ना मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा था पहले टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव है तो मैं नहीं बोल पाऊंगा कंफर्म, श्योरली बिल्कुल नहीं बोल पाऊंगा कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, या फिर किसी रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव है या फिर किसी रिएक्शन का डेल्टा H निगेटिव है, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज डेल्टा H वैल्यू इज नॉट अ सफिशिएंट क्राइटेरिया टू डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। तो ऐसा फिर कौन है? तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा इसका सेकंड फैक्टर। तो एक बात तो याद रखिए, एक्सोथर्मिसिटी एंड एंडोथर्मिसिटी, दीज टू फैक्टर्स आर नॉट सफिशिएंट टू डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। हमें फिर दूसरे फैक्टर के बारे में बात करना है, क्योंकि एक्सोथर्मिसिटी या फिर एंडोथर्मिसिटी यानी हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H, ये सफिशिएंट क्राइटेरिया नहीं है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है ये बताने के लिए। तो हमें पढ़ना होगा दूसरा फैक्टर जो डिसाइड करके देगा कि रिएक्शन कौन सी एंडोथर्मिक रहेगी और कौन सी एक्सोथर्मिक। चलिए पढ़ते हैं। तो वो जो टॉपिक है उसका नाम है डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर को ही हम क्या कहते हैं? रैंडमनेस। ठीक है, अब ये क्या है? ये हालांकि वैसे दूसरा टॉपिक है, ठीक है, अब समझने की कोशिश करिए इसको भी। पहली बात क्या समझ में आई कि अगर कोई रिएक्शन जिसका डेल्टा H निगेटिव है, मैं नहीं श्योरली बोल पाऊंगा कि ये एक्सोथर्मिक ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, या फिर ऐसी कोई रिएक्शन जिसका डेल्टा H पॉजिटिव है, मैं फिर भी नहीं बोल पाऊंगा कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि डेल्टा H का निगेटिव होना और डेल्टा H का पॉजिटिव होना, ये दोनों फैक्टर डिसाइड नहीं कर रहे कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अब दूसरा फैक्टर आ गया डिसऑर्डर। अब देखिए, सुनिए मैं जो बोल रहा हूं, जो बेसिक पार्टिकल्स होते हैं ना वो 3 होते हैं, और ये आपको भी पता है। कौन? एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस। एटम से बनते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूल से बनते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, एंड आयंस से बनते हैं आयनिक सॉलिड्स। चलो हम इसमें से किसी एक को कंसिडर कर लेते हैं। मान के चलिए सॉलिड है, अब वो सॉलिड एटम से बना है। जब आप किसी भी सॉलिड के पार्ट को कंसिडर करते हैं तो उसमें एटम एक लाइन में बैठे हुए, एक ऑर्डर में बैठे हुए, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? दैट सब्सटेंस और दैट सॉलिड विच इज इन अ सॉलिड स्टेट हैविंग अ पार्टिकल, देयर अरेंजमेंट इज इन ऑर्डर, है ना। अब उनके पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है? ऑर्डर में है। जैसे मैंने उस सॉलिड स्टेट वाले पार्टिकल को हीट सप्लाई किए, तब जाके उनके पार्टिकल के बीच के बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट हो गए और वो मॉलिक्यूल इधर उधर फैल गए। तब मैं कह पाऊंगा क्या कि अब वो जो सॉलिड है उसके पार्टिकल एक ऑर्डर में बैठे? नहीं, अब उनके अंदर में डिसऑर्डर आ गया। डिसऑर्डर का मतलब यहां पर बीमारी नहीं है, इसको थोड़ा सा तोड़ के बोलिए। डिसऑर्डर मीन्स नॉट इन ऑर्डर, ठीक है। अब सिस्टम क्या चाहती है? सिस्टम चाहती है कि पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होते रहे, बिल्कुल टूटते रहे। इससे क्या होगा? सिस्टम की एनर्जी कम होगी। सिस्टम तो चाहता है कि उसकी एनर्जी कम हो, सिस्टम तो चाहता है उसकी एनर्जी कम हो। क्यों? ताकि एनर्जी जितनी कम रहेगी
उतना ज़्यादा रैंडमनेस रहेगा। इसका मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रैंडमनेस। ठीक है, तो ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके अंदर एनर्जी कम है उसके पार्टिकल में मैक्सिमम डिसऑर्डर रहेगा। ठीक है, अब एनर्जी कम, मैक्सिमम डिसऑर्डर, ब्रेकडाउन ज्यादा, तब जाकर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी। इसीलिए H2O लिक्विड में H2O गैस में अपने आप कन्वर्ट होता है। H2O गैस को लिक्विड में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो H2O लिक्विड इसका एनर्जी है हाई, H2O गैस इसका एनर्जी है लो, और H2O गैस का एनर्जी लो है तो H2O लिक्विड हमेशा H2O गैस बनाने की ही फिराक में रहेगा, क्योंकि इसका एनर्जी कम है, इसलिए इसका रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर ज्यादा है। समझ में आया? तो डिसऑर्डर से एक बात तो पता चली कि एनर्जी का क्या होना चाहिए, कम होना जरूरी है। अब एनर्जी का कम होना, ठीक है, एनर्जी का कम होना यानी निगेटिव होना, क्योंकि हीट लॉस करेगा ना। H2O लिक्विड गैस बनने के बाद में उसने हीट लॉस करना चाहिए, तब जाके वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी। ऐसा कौन बोल रहा है? डिसऑर्डर। तो अब यहां पर ना दो फैक्टर्स मिल गए हमें। पहला कि एनर्जी अगर किसी की कम है, एनर्जी अगर किसी की कम है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगा, और दूसरा किसी भी मॉलिक्यूल या फिर सब्सटेंसेस के या फिर कंपाउंड के अंदर में जितना ज्यादा डिसऑर्डर रहेगा, जितना ज्यादा डिसऑर्डर रहेगा या फिर जितना ज्यादा रैंडमनेस रहेगा, वो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहने के लिए दो क्राइटेरिया है। समझ में आया क्या? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहने के लिए दो क्राइटेरिया है। पहला, एनर्जी शुड बी लो एंड डिसऑर्डर शुड बी हाई, रैंडमनेस शुड बी हाई। क्लियर हुआ? ये दो फैक्टर डिसाइड करेंगे रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रखना है या नहीं। दो फैक्टर, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये दो फैक्टर्स है। पहला फैक्टर, एनर्जी शुड बी मिनिमम। अगर किसी भी कंपाउंड या फिर प्रोडक्ट, रिएक्टेंट रिएक्ट होने के बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो प्रोडक्ट का अगर एनर्जी कम है तभी वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगा। अगर प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है तो रिएक्टेंट को आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, इसकी एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा, तब उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होगी इसके कंपैरिजन में, तब जाके रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। सो एनर्जी शुड बी मिनिमम और लो। सेकेंड, डिसऑर्डर शुड बी मोर, रैंडमनेस शुड बी मोर। सो दीज टू फैक्टर्स डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी। अगेन इसमें और चीजें, दो चीजें। पहला, अगर दो में से कोई एक फैक्टर अब्सेंट है, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें डेल्टा एच जीरो है, जैसे अब शुगर को पानी में मिलाइए, डेल्टा एच जीरो। चलो और एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। दो अलग अलग गैसेस, नाइट्रोजन गैस पकड़ लीजिए, हाइड्रोजन गैस पकड़ लीजिए। अब दोनों अलग अलग गैसेस है, सेपरेट है, अब उसमें ऑर्डर है, ठीक है, दे आर इन ऑर्डर। पर जब आप ये दोनों गैस को अलाउ करेंगे मिक्स होने के लिए तो उनमें मैक्सिमम डिसऑर्डर आएगा। हो सकता है नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल की पोजीशन हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर ले। तो व्हेन टू डिफरेंट गैसेस आर सेपरेटेड दे हैव अ मैक्सिमम ऑर्डर, बट व्हेन दे आर अलाउड टू मिक्स विथ ईच अदर देयर शुड बी मैक्सिमम रैंडमनेस। तो जब आप दो गैसेस को सेपरेट रखते हो तो उनमें बहुत अच्छा ऑर्डर है, बट जब आप दो गैसेस को अलाउ कर रहे हैं मिक्स होने के लिए, तब उनमें रैंडमनेस बढ़ रहा है, और रैंडमनेस बढ़ रहा है तो एनर्जी भी कम हो रही है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है कि दो गैस को सेपरेट रखा तो ऑर्डर में है, और जब मिक्स होने दिया तो डिसऑर्डर बढ़ गया, बट एनर्जी क्या है? जीरो है, क्योंकि एनर्जी का लेन देन नहीं हुआ। नाइट्रोजन गैस ने अपनी एनर्जी उसको नहीं दिया हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन गैस ने अपनी एनर्जी नाइट्रोजन को नहीं दिया, तो डेल्टा एच क्या आया? जीरो, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो गैस मिक्स हो रहे हैं तो वहां पर सिर्फ डिसऑर्डर वर्क कर रहा है, डेल्टा एच तो जीरो है। तो दो फैक्टर में से एक ही फैक्टर वर्क कर रहा है, तो रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस, दो गैसेस अपने आप मिक्स होती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा ना? हाँ पता है मुझे, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है ही ये टॉपिक। चलो वापस से समझाता हूं मैं। दो चीजें हैं, रिएक्शन अपने आप होगी या नहीं ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए दो चीजें हैं। क्या देखना आपको? पहली चीज कि भाई रिएक्शन में जो रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहे हैं
और उनसे जो प्रोडक्ट मिल रहा है, तो प्रोडक्ट का एनर्जी और रिएक्टेंट का एनर्जी दो में से किसका एनर्जी कम है? अगर प्रोडक्ट का एनर्जी कम है तो रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, तब जाके रिएक्शन अपने आप होगी। दूसरा फैक्टर, रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट के अगर 4 मॉलिक्यूल है तो फिर रिएक्टेंट रिएक्ट होकर प्रोडक्ट देंगे और मैक्सिमम डिसऑर्डर आए, सिस्टम इसकी कोशिश करेगा। क्लियर? ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि ऐसी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिसमें डेल्टा एच और डिसऑर्डर दोनों में से कोई एक रहता है और एक एब्सेंट रहता है। जैसे 2 गैसेस को मिक्स करना, जब आप 2 अलग अलग गैसेस को मिक्स करते हैं तो डिसऑर्डर काफ़ी बढ़ जाता है और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी रहती है, पर हीट ना ही एब्सॉर्ब होती है ना ही लॉस होती है, तो डेल्टा एच तो 0 आया। तो ऐसे सिचुएशन में 2 में से कोई एक फैक्टर डिसाइड करेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। दूसरा, क्या हो अगर दोनों फैक्टर अवेलेबल रहे? तो अगर ऐसी रिएक्शन जिसमें डेल्टा एच का भी कुछ वैल्यू आता है माइनस और डिसऑर्डर का भी कुछ ना कुछ वैल्यू आता है, तो ऐसे सिचुएशन में दोनों में से जिसका वैल्यू हायर वो डिसाइड करेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? समझ में आया इतना पोर्शन? तो ये हुआ आज की इस वीडियो का डिसऑर्डर और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का टॉपिक। आई होप सो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी कोई अगर दिक्कतें रहती है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। आप लिखते नहीं हैं, कंजूसी करते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए, वीडियो को काफ़ी अच्छे से शेयर करिए बहुत लोगों से और एंड तक ही देखिए ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो। मैं अपने वीडियो का टाइमिंग बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके टॉपिक्स क्लियर हो, नहीं तो इतना तकलीफ लेकर मैं क्यों आपके सामने आता है ना। तो थोड़ा सा लेट हो रहा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, पर अभी क्या कर सकते हैं ना, वो साइटिका का प्रॉब्लम है ही ऐसा। L4 L5 में डिस्क में बल्जिंग हुआ है, तो इंटरवर्टेब्रल डिस्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की वजह से वो चल रहा है अभी। तो योगासन वगैरह चल रहे हैं, कर रहा हूँ कोशिशें आपके सामने बहुत बेहतर बनने की। तो मुझे भी आप सपोर्ट करिए और बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियोस देखने के लिए, लाइक शेयर कमेंट करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।